Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand the concept of pseudo force. तो ये pseudo force जो concept है, पहली चीज हमें ये जाननी है कि pseudo force की नीड कब पड़ती है और pseudo force जो अप्लाई करना होता है कब अप्लाई करना होता है और कौन सा ऑब्जर्वर इसको अप्लाई कर सकता है। देखिए, हमें pseudo force को समझने से पहले कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज मोशन किधर की तरफ हो रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हम एक्स वाई जेड बोलते हैं, जो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हैं। दूसरा जो होता है कि मोशन कितना हो रहा है या मोशन कब हुआ, तो मोशन कब हुआ दैट इज द टाइम। वो टाइम कौन बताएगा? दैट्स काइंड ऑफ ए वॉच। और थर्ड थिंग इज उस मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो वो उस मोशन को जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है वो करता है ऑब्जर्वर। तो ये तीन चीजें होती है मोशन को समझने के लिए। फर्स्टली वी आर सपोज टू नो ऑब्जेक्ट जिसका मोशन हो रहा है, किधर की तरफ हो रहा है। उसके बाद वी आर सपोज टू नो टाइम, और उसके बाद वी आर सपोज टू नो कि उस मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट जो स्यूडो फोर्स का आता है, यही कॉन्सेप्ट हमारे न्यूटोनियन फिजिक्स में आता है। तो इस मोशन को समझने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसको क्लास में। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करते हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं कार में बैठा हूं और मेरे साइड में कोई बैठा है, तो कार चल रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग, मैं बोलूंगा ये पर्सन रेस्ट में है। लेकिन जब आप इसी पर्सन की मोशन ग्राउंड वाले से पूछेंगे, जो ग्राउंड से बाहर से इसको देख रहा है, वो बोलेगा ये जो ये पर्सन है जिसके बारे में मैंने अभी बताया ये रेस्ट में, ये मोशन में। मैंने बताया ये रेस्ट में, दूसरे ग्राउंड वाले पर्सन ने क्या बताया? ये रेस्ट में है। मोशन में मैंने बताया था ये रेस्ट में है, क्योंकि मेरे लिए वो रेस्ट में हम कॉन्स्टेंटली, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो जो मैंने फ्रेम चुना, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने इस कार को फ्रेम माना था, और जो ग्राउंड से हमको देख रहा था कार, हमारी कार को, उसने ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना था। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जो जब हम ये सीरो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज अगर हम समझें कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, वो कार हो सकती है, वो कोई प्लेनेट हो सकता है, या कोई ट्रॉली हो सकती है। अगर वो मूव कर रही है या वो रेस्ट में, दो कंडीशंस होती है। या तो वो रेस्ट में हो तो वेलोसिटी जीरो, या वो मूव कर रही हो बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या उस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। अब ये भी डिपेंड ऑब्जर्वर पे करता है, तो यहाँ पे भी बताएगा इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, वो ऑब्जर्वर ही बताएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या वो रेस्ट पे हो। तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे, दोनों केस में, चाहे रेस्ट में हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, दोनों केस में जो एक्सेलरेशन है ना, वो जीरो है। तो मैं कहूंगा इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो अनएक्सेलरेटेड है, विच इज अनएक्सेलरेटेड। तो जो भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इसको इसीलिए हम न्यूटोनियन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूटन्स लॉज हैं वो वैलिड होते हैं। लाइक यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉज, एन इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए जी माइनस ए। तो ध्यान से समझना है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम क्विकली समझते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फर्स्टली हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम सीरो फोर्स लगाएंगे ही तभी जब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये फ्रेम रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो मूव कर रहा हो बट जो उसकी वेलोसिटी हो ना, वो कांस्टेंट ना हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो फ्रेम पूरा एक्सेलरेटेड है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसको इसीलिए हम बोलते हैं
एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो गया तो यहां पे आप न्यूटन्स लॉज नहीं लगा सकते, तो न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड। तो यहां पे हम अप्लाई नहीं कर पाते। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि रीडिंग हमारी या जो आंसर हमारा वो रॉन्ग आ जाता है अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या हो एक्सेलरेटेड। और यहाँ पे ही एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, लेट्स टेक ए सर्कल, और इस सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व दिस सर्कल। अब अगर ये सर्कुलर मोशन है, लेट्स से इट्स अ सर्कुलर मोशन ओवर देयर, अब ये यूनिफॉर्म मोशन है। जब आप सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रख लेना, जो भी ऑब्जर्वर होता है उस ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड पे मान लेते हैं। वी ऑब्जर्व दिस, वी टेक दिस ऑब्जर्वर एट ग्राउंड। लेकिन द मोमेंट ऑब्जर्वर फ्रेम पे आ गया, मतलब वो ऑब्जर्वर इसी पाथ पे आ गया, वो भी इसके अलोंग मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर ही फ्रेम के पाथ मूव कर रहा है तो याद रख लेना ये जो सर्कुलर मोशन है ना, या ये जो सर्कल पाथ है, ये भी ये भी नॉन इनर्शियल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जो सर्कुलर मोशन होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, वो हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो जो भी हम रोटेशनल फिजिक्स में लगा लेते हैं उसमें हम ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे मानते हैं। ग्राउंड पे मानने के बाद हम इसको क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में न्यूटन्स लॉ लगा लेते हैं। बट द मोमेंट ऑब्जर्वर सैट ऑन दिस पाथ, तो वो तो घूम रहा है, भले ही यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, बट हर सेकंड में क्या हो रहा है, हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन तभी बदलती है जब वेलोसिटी तभी चेंज हो जाती है, या तो स्पीड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले। हियर फॉर दिस इंस्टेंट इफ इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन बदल रही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। उसके बाद सीडो फोर्स को समझने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। वो क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जस्ट अ मिनट, हमारे पास जो सीडो फोर्स को समझने के लिए वो है कि हमें पता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात करी थी और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय वेलोसिटी। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स अगर कोई बॉडी इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो आपको समझना है कि ये स्पीड डाउन हो जाएगा, क्योंकि बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज मूविंग दैट वे। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी लग रहा है, बॉडी तब भी ऊपर जा सकता है, बट स्पीड डाउन हो जाएगा, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है? वो वेलोसिटी डिसाइड करता है। नाउ कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि व्हाट इज दिस सीडो फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस सीडो फोर्स? पहली चीज ये समझना है आपको, ये एक करेक्टिव फोर्स है। दिस इज अ करेक्टिव फोर्स, या हम कभी कभी इसको फॉल्स फोर्स भी कहते हैं या फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ये किस लिए होता है? दिस इज यूज्ड, ये याद रखना है आपको, दिस इज यूज्ड बाय ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये याद रखना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन इनर्शियल फ्रेम टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए अगर एक ऑब्जर्वर किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और वो वहां पे न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करना चाहता है, तो सिंपली वहां पे जो होगा, वहां पे हम सीडो फोर्स लगाते हैं। अब ये सीडो फोर्स होता क्या है, कैसे लगाते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रख लेना, आगे हम इसको विद एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे। सीडो फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है? इट इज जो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, या जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, मल्टीप्लाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जिस फ्रेम में भी ये मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, और जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं
उसका मास मल्टीप्लाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किधर की तरफ होती है इसकी? डायरेक्शन इज अपोजिट टू फ्रेम। लगाना किधर है? अपोजिट टू फ्रेम। फ्रेम ऊपर जा रहा तो नीचे लगेगा। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है वही जी इफेक्टिव वाला, कभी फ्रेम ऊपर भी जाएगा तो वहां पे भी इसको हमें ध्यान में रखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉरी जो सीडो फोर्स है वो भी अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। तो हमने सीडो फोर्स को समझ लिया। सीडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स है, करेक्टिव फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है जो हमें लगाना है, जिसका कोई रीजन पता नहीं। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन भी जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी फोर्स है। तो जब हमें इसका कॉज ही नहीं पता तो इफेक्ट का को हम डिसाइड, एक्चुअल में इट्स अ करेक्टिव फोर्स। जब एक ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो चाहता है कि जो रीडिंग, जो वैल्यूज उस ऑब्जर्वर की आई जो इनर्शियल फ्रेम में था, उसकी जैसी ही रीडिंग मेरी भी आ जाए, तो वहां पे एक जुगाड़ है विच इज यूज इन फिजिक्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज ए काइंड ऑफ जुगाड़। नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम फोर्सेस को लगाते कैसे। लेट्स टेक दिस एज द लिफ्ट एंड दिस एज द वेइंग मशीन। और अगर आपने क्लासेस में ध्यान से सुना होगा तो मैं बार बार ये क्लास में बोल देता हूं, जो वेइंग मशीन होती है वो रिएक्शन को मेजर करता है। इट्स द वेइंग मशीन विच मेजर्स द रिएक्शन। नाउ इस पे जो है ना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, इस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, लेट्स से इट ही इज एट ग्राउंड, और यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्वर्स नंबर 1 और ऑब्जर्वर नंबर 2 लेट्स से दोनों इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लेते फिलहाल ये लिफ्ट रेस्ट में है, तो इससे मैं अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज इट्स वेट, वेट ये मेजर ऐसे नहीं करेगा, ही विल जस्ट से द रीडिंग्स, सो ही विल से इट इज n इक्वल टू mg। इससे पूछूंगा तो ये भी बोलेगा n इक्वल टू mg, बिकॉज राइट नाउ द फ्रेम इज एट रेस्ट। तो फ्रेम इज एट रेस्ट तो इनर्शियल है दोनों। ये भी इसके लिए भी, ये इसने फ्रेम किसको माना? ग्राउंड पे। ग्राउंड को भी हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, इवन दो दैट्स नॉट परफेक्टली इनर्शियल। इसका भी जो फ्रेम है, जो लिफ्ट है, वो भी रेस्ट में, तो रीडिंग दोनों की सेम आ गई। अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये वाला लिफ्ट मान लेते इट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। मैंने वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला, मैंने बोला इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, इट्स मूविंग विद द एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। नाउ ध्यान से समझना है कि सीडो फोर्स कैसे मदद करेगा इस ऑब्जर्वर को सेम रीडिंग बताने की जो ये बताएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर हम इसका एफबीडी बना दे तो नीचे क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं पूछूं फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर नंबर 1 जो ग्राउंड पे है, विच इज ऑन ग्राउंड, इससे अगर मैं पूछूं कि बताइए कि रीडिंग कितनी आ जाएगी इसकी, तो ये बोलेगा जहां ऊपर रहा है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन n है, नीचे की तरफ लग रहा है mg माइनस mg। जैसे हम क्लास में भी इस चीज को जानते हैं, तो वैसे तो बच्चे सारे जानते हैं जब सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट तक आ जाते हैं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस mg, उसमें से माइनस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन n, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और जिस ब्लॉक की बात करते हैं उसी का एक्सेलरेशन। तो रीडिंग जो बताएगा ना वो नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये कैलकुलेट करेगा, इस मीटर की तरफ नहीं देखेगा, इस वेइंग मशीन की तरफ नहीं देखेगा, ये बोलेगा कि जो रीडिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए mg प्लस ma। इसको इधर भेज दिया तो यहां से आ जाएगा n इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो ये तो बताया इसने। नाउ जब मैं इससे पूछूंगा ऑब्जर्वर नंबर 2 से, अगर मैं ऑब्जर्वर नंबर 2 से पूछूंगा, ऑब्जर्वर 2 से पूछूंगा जो लिफ्ट में या लिफ्ट ऑब्जर्वर की बात करूं, लिफ्ट ऑब्जर्वर के लिए डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट जा रहा है ऊपर, मैं रीडिंग किसकी पूछ रहा हूं? इस मास की। तो इसके लिए ये मास रुका हुआ है, इसके लिए ये मास रुका हुआ है। तो अगर मैं इसे पूछूंगा ये रुका हुआ है, बताइए रीडिंग, तो ये बोलेगा रीडिंग, अगर ये रुका हुआ है तो n शुड बी इक्वल टू mg। ये इसकी तरफ देख के नहीं बताएगा, ये बताएगा n इक्वल टू mg, बट एक्चुअल में जो रीडिंग आएगी वो ये आएगी, जो ग्राउंड पे बैठा है ना, जो एग्जैक्टली वेइंग मशीन बताएगी वो बताएगी n इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। बट जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है ये तो बता रहा है mg, ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग।
अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लाइन बताई थी आपको, अब आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आएगा सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। सीडो फोर्स कब लगता है? यूज्ड बाय ऑब्जर्वर विच इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज। अब अप्लाई कैसे करेगा? इसका कोई लॉजिक नहीं है, इट इज द काइंड ऑफ द मेथड विच वी हैव डिवाइस्ड इन ऑर्डर टू गेट द आंसर्स करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मास ऑफ पार्टिकल या उस ब्लॉक की मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस फ्रेम से ऊपर जा रहा है। बट डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू फ्रेम। अब देखिए इधर, जब मुझे ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए भी सेम रीडिंग लानी है तो मुझे लगाना पड़ेगा सीडो फोर्स। अब ध्यान से समझना है, सीडो फोर्स विल बी एप्लीकेबल, या सीडो फोर्स लगाने का जो ऑनेस्टली हम बोलते हैं हक जो है, दैट इज ओनली फॉर द ऑब्जर्वर नंबर 2, नॉट फॉर द ऑब्जर्वर नंबर 1। नाउ हाउ विल द ऑब्जर्वर नंबर 2 यूज द सीडो फोर्स इन ऑर्डर टू गेट द सेम रीडिंग? तो देखिए सीडो फोर्स का मैंने बोला था अपोजिट टू द फ्रेम। फ्रेम कहां जा रहा है? ऊपर। तो पहली चीज तो इसको डाउनवर्ड दिखाना पड़ेगा, और कितना होगा? पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय फ्रेम का एक्सेलरेशन। जितना फ्रेम का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा कहां? ये वाला फोर्स डाउनवर्ड्स। अब जब मैंने ये लगा के देखा, मैं देखूंगा ऑलमोस्ट रीडिंग यही आ जाएगी। देखिए अब इसके लिए ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए इसको लगाना है ये सीडो फोर्स, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फ्रेम के अपोजिट। तो ये बोल रहा है, एक तो लग रहा है सर एन ऊपर की तरफ, वो किसके बराबर है? नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, दैट इज एम जी। और कौन लग रहा है नीचे? जो इसने लगाया सीडो फोर्स, दैट इज प्लस m into a. Now what you will observe on applying this m into a downwards, क्योंकि mg भी नीचे ही लग रहा था, तो इसने बोला दैट इज m into g plus a आ जाएगी रीडिंग। इसके लिए भी ये सीडो फोर्स लगाने के बाद ये एग्जैक्ट रीडिंग आई जो इसने बोला था। इसने भी बोला एम जी प्लस ए, उसने भी बोला एम जी प्लस ए, बट ये जो यहाँ पे ये एम ए आया, ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट सीडो फोर्स। जो हम लिफ्ट वाले केस में जी इफेक्टिव डिवाइस करते हैं, वो भी हम इसी से एक्चुअली डिफाइन भी कर सकते हैं या डिराइव भी कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जिससे हमें और कॉन्टेक्स्ट इसका समझ आ जाएगा। लेट्स टेक अ लिफ्ट। देखिए ये लिफ्ट है, और हम क्लास में इस चीज को डिस्कस भी कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द लिफ्ट, और ये लिफ्ट में वो वेइंग मशीन है जो रीडिंग बताएगा, और ये वो मास है m, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे है। ये लिफ्ट जो है ना ऊपर जा रही है, इट्स वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड कौन करेगा? वेलोसिटी। बट इट इज रिटार्डिंग, इट इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग एक्सल जाने का मतलब, मैं डायरेक्टली बोलूंगा इट्स माइनस ए। माइनस ए कहने का मतलब लॉजिकली ऐसा समझ लो, ये पहले स्पीड इसकी 20 थी, ब्रेक्स अप्लाई किया आपने एक तरीके से लिफ्ट में, फिर 10 हो गई, तो 10 माइनस 20 फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 20 वो तो क्वाइट ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो अब हम दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए पूछेंगे। तो फिलहाल मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए मान लेता हूँ, इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। रिटार्डिंग अपवर्ड्स का मतलब और एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स का मतलब यही होता है। रिटार्डिंग में पहले स्पीड अगर मान लेते हैं 20 है, फिर 18 है, फिर 15 है, अगर यूनिफॉर्म ना है तो स्पीड डाउन हो रही है, बट जा ऊपर ही रहा है। और एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स में जा भी ऊपर ही रहा है और स्पीड बढ़ रही है, पहले 10 फिर 15 फिर 20 एंड सो ऑन। तभी हम जी इफेक्टिव जी प्लस और जी माइनस ले लेते हैं। फिलहाल मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर 1 की बात करता हूँ। ग्राउंड ऑब्जर्वर 1 की अगर मैं बात करूं और इससे पूछूंगा बताओ रीडिंग कितना होगा, तो ये बोलेगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जा रहा है ऊपर और ये लग रहा है नीचे, दैट इज mg। तो मैं ये बोलेगा सर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज n, उसमें से माइनस करना है mg, और जिस ब्लॉक की बात करता हूं उस ब्लॉक का मास इनटू उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो इसने बोला ऐसा कर लो, दैट इज m, इसको इधर भेज दो, g प्लस आया माइनस m इंटू ए, ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज एक्चुअली n इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। दिस इज फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। अब अगर मैं इससे पूछूं
ये रिटार्ड हो रहा है अपवर्ड्स, ये अभी भी बोलेगा n इक्वल टू एम जी। ये वाला जो है इसके लिए, ये रिटार्ड अपवर्ड जो हो रहा है ये इस ऑब्जर्वर के लिए, इसके लिए ये ब्लॉक अभी भी रुका हुआ है। नाउ अब हमें इसके लिए सीडो फोर्स लगाना है। देखिए बार बार इस चीज को बोलने का मकसद ये है कि सीडो फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला लगाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर ग्राउंड सॉरी लिफ्ट ऑब्जर्वर, लिफ्ट ऑब्जर्वर, लिफ्ट ऑब्जर्वर कैसे लगाएगा what we call as the pseudo force? Firstly, mass multiplied it by acceleration of the frame but in opposite direction. तो लिफ्ट ऑब्जर्वर कैसे लगाएगा? मास multiplied it by acceleration but in opposite direction. तो किधर की तरफ लगाएगा? ये लगाएगा मास इनटू डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन। ये क्योंकि जो फ्रेम जा रहा है वो कहां जा रहा है? ऊपर, तो ये लगाएगा नीचे। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट में समझना, इसमें एम ए भी ऊपर ही चला जाएगा। कैसे? क्योंकि रीडिंग से समझना है हमें। m इंटू माइनस ए, फ्रेम जा रहा है ऊपर। अब देखिए अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को ले लूं, इस कॉन्सेप्ट को ले लूं, तो मैं बोलूंगा n इक्वल्स टू, एक सेकेंड, n प्लस m इंटू माइनस ए इज इक्वल टू m इंटू जी। अब आप से सोच रहे होंगे कि सर ये इसकी डायरेक्शन में क्यों चला गया? बिकॉज दिस इज द ओनली वे इन ऑर्डर टू गेट द रीडिंग्स, राइट? तो n प्लस m इंटू ए, इसका मतलब मैंने ये किधर की तरफ लगाया? ऊपर की तरफ। अब जब रिटार्ड अपवर्ड हो रहा है तो रिटार्ड अपवर्ड होने का मतलब ये है कि इस टाइम पे एम ए जो है अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा n इक्वल टू एम जी, ये माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा ऊपर, ये बनेगा n इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो दैट इज m इंटू जी प्लस ए। नाउ अगर आपके दिमाग में एक यहाँ पे डाउट आ रहा है कि मैं इसको डाउनवर्ड लगा लेता हूं क्योंकि फ्रेम ऊपर जा रहा है, हमें डिसाइड करना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। देखिए अगर मैं इसको डाउनवर्ड लगा लेता हूं तो डाउनवर्ड क्या क्या लग रहा है हमारा? एम जी प्लस, लेट्स अज्यूम अगर मैं ऐसा लगा लूं, मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए माइनस है, तो ये आया n इक्वल टू एम जी माइनस ए। क्या ये वाला और ये वाला सेम है? नहीं, हमारे इस कॉन्सेप्ट से ये सेम आंसर आया। इसका मतलब है लॉजिक भी समझ लो कि ये ऊपर जा रहा है, तो इस टाइम पे अगर रिटार्ड ऊपर हो रहा है तो एम ए ने भी अपनी डायरेक्शन को बदल दी। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड्स तो हमारा जो जी इफेक्टिव होता है वो होता है जी प्लस ए। अगर रिटार्ड बट अपवर्ड्स, तब हमारा जी इफेक्टिव जो होता है वो होता है हमारा जी माइनस ए। अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तब हमारा जी इफेक्टिव जो आता है वो आता है जी माइनस ए। अगर हमारा रिटार्ड डाउनवर्ड्स, तब हमारा जी इफेक्टिव जो आता है वो आता है जी प्लस ए। तो आपको यहाँ पे मैंने बोला अभी ये जो एम ए है दिस इज द सीडो फोर्स। देखिए अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लगाएंगे यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। दिस पोर्शन इज एक्चुअली सीडो फोर्स। तो क्या याद रखेंगे कि अगर रिटार्ड अपवर्ड हो रहा है तो सीडो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन को बदलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज द कार और ये कार के टायर्स हैं, यहाँ पे एक बॉब है, फाइन। तो ये कार फिलहाल रेस्ट में है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को रख दूं और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को रख दूं, लेट्स से दोनों के केस में इट्स इनर्शियल फ्रेम इसके लिए, क्योंकि ये अभी किस पे है? ग्राउंड पे है, तो ये रेस्ट में है। ये इसका जो फ्रेम है वो भी रेस्ट में है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तब भी इनर्शियल फ्रेम ही है।
मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गया, तो व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, यू नो, जब ये गाड़ी आगे चली जाएगी ये बॉब जो है ना ये पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो जो ही ये पीछे चला गया, लेट्स से इस बॉब का मास m है। नाउ यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ना पीछे खींचा तो किसने खींचा, सो वी कैन नॉट से डायरेक्टली इट इज सीडो फोर्स, बिकॉज मैंने अभी बोला फोर्स सीडो हो वो एप्लीकेबल सिर्फ जो होगा ना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए होगा। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर से पूछूं, लेट्स से इज द ऑब्जर्वर नंबर 1 एंड दिस इज द ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर 1 के लिए जो फ्रेम है ना वो सीड इनर्शियल है, तो इसके लिए सीडो फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट ऑब्जर्वर नंबर 2 को अगर मैं पूछूं ये पीछे क्यों गया, तो ये सीडो फोर्स लगा सकता है और ये बता सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मैं ऑब्जर्वर नंबर 1 से पूछूं कि बताओ ये फॉर 1, ऑब्जर्वर नंबर 1 ये पीछे क्यों गया, ये बोलेगा कि इट वेंट बैकवर्ड्स ड्यू टू इनर्शिया। अगर ये कॉन्सेप्ट जाता है ये कहेगा कि ये बॉब रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, ब्लॉक को आपने गाड़ी को अपने पीछे खींच लिया, सो इन ऑर्डर टू रिमेन इट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ये पीछे चला जाएगा, जो हम पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड ऑल दैट, तो ये बोलेगा इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इसके लिए सीडो फोर्स, इसके लिए जो सीडो फोर्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके लिए सीडो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अब कौन लगा सकता है सीडो फोर्स, वो ये लगाएगा ये जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है। फिलहाल हम ऑब्जर्वर नंबर 2 को यहां पे देख लेते हैं। ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 2 क्या बताएगा, अब ब्लॉक कैसे जा रहा है आगे, सीडो फोर्स लगाने का क्या तरीका बोला था मैंने, जिस ब्लॉक की बात करते हैं उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अभी फ्रेम कौन सा है दैट इज दिस कार, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लगेगा डियर स्टूडेंट्स इधर मास इनटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। और आपसे अक्सर ये पूछा जाता है ये थीटा, तो ये होगा इसका सीडो फोर्स। नाउ अगर मैं इस ऑब्जर्वर नंबर 2 से पूछूं तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे तो लगेगा mg, और कौन लग रहा है इधर, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये टेंशन, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये टेंशन तो ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, ये इधर की तरफ एम ए और ये इधर की तरफ एम जी। अब डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए ऑब्जर्व करते हैं, फिर दोनों के लिए कैलकुलेशंस निकालते हैं, सो यू विल गेट इट सेम। अगर इसने एम ए एग्जिस्ट ओनली फॉर ऑब्जर्वर नंबर 2 बिकॉज उसके लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वो अभी राइट नाउ किस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम ए जो सीडो फोर्स है दैट इज एग्जिस्ट only for ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए ओनली इट एग्जिस्ट। अब देखिए ऑब्जर्वर नंबर 2 से अगर मैं पूछूं इस एमए को कौन बैलेंस करिए, उससे आगे नहीं जा रहा, उससे पीछे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, तो मैं बोलूंगा जो टी साइन थीटा होगा वही मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और जो टी कॉस थीटा होगा, टी कॉस थीटा वो किसके बराबर होगा, एम इंटू जी। तो अगर मैं यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकालूं, या वो एंगल पूछा है, सपोज अगर आपसे एंगल पूछा है कितने एंगल पे ये पीछे चला जाएगा, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल, डिवाइडिंग अगर मैं कर दूं डिवाइडिंग, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल दैट इज a बाई जी। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। ये तो हमारा सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से ही आ गया। अब अगर मैं टेंशन पूछूं तो टेंशन के लिए चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन सेकंड बोल दो, वो तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, स्क्वायर एंड ऐड। अगर आप स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो सो यू विल गेट टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी को कॉमन निकालेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू एम को कॉमन निकालिए अंडर रूट ऑफ, मतलब उससे बाहर रूट से, तो दिस इज एक्चुअली दिस वैल्यू। सो दिस इज फॉर ऑब्जर्वर नंबर 2, क्योंकि ऑब्जर्वर नंबर 2 के लिए क्या था, सीडो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था।
नाउ अगर मैं यही कैलकुलेशन इसके लिए पूछूं जो ऑब्जर्वर नंबर 1 है, क्या ऑब्जर्वर नंबर 1 है वो ग्राउंड पे है? बिल्कुल है। क्या ग्राउंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नहीं है। तो इसके लिए देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ सीडो फोर्स, तो ये सीडो फोर्स को नहीं लगाएगा। तो बट ही शुड गिव द सेम कैलकुलेशन। अगर मैं इसकी बात करूं या टेंशन की बात करूं तो ये इसी तरीके से बता देगा। लेट्स चेक, विल दिस पर्सन बी एबल टू गिव द सेम कैलकुलेशन? ये यहाँ पे टी स्क्वायर है। लेट्स से फॉर ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 1 के लिए आप देखना, दिस इज द ब्लॉक और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी और ऊपर ऊपर की इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, और बस यही दो फोर्सेस लग रहे हैं इसके लिए। अब ये इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने उधर रिजॉल्व किया हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? टी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा टी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। उधर से मैंने बताया कैसे थीटा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इससे पूछूं कि बैलेंस कौन कर रहा है फॉर दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ कौन सा फोर्स है? दैट इज टी साइन थीटा, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। तो ये बोलेगा टी साइन थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। सीडो फोर्स को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला किस पे? इनर्शियल फ्रेम पे। तो ये बोलेगा टी साइन थीटा is equal to mass into acceleration. Let's say this is equation number first. अब दूसरा देखें, क्या ये बोलेगा t cos theta is equal to mg, that is equation number second. जरा dear students, इनको अगर हम डिवाइड करेंगे, so we will get t and t cancel, so we will get as tan theta equals to ma divided by mg. So m and m cancels. So what you are observing over here, tan theta is again a divided by g. Now isn't this the same value यहाँ पे जो सीडो फोर्स लगाने के बाद आया था? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ a divided by g. So this is the same angle the Bob has made. अगर मैं ऑब्जर्वर नंबर 1 की बात करूं, ऑब्जर्वर नंबर 2 से पहले पूछता, सीडो फोर्स से पहले, तो आंसर गलत आ जाता, रॉन्ग आ जाता। बट आफ्टर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आया। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम इसी पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, या क्वेश्चंस रिपीटेडली इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, यहाँ पे 3 केसेस बन जाते हैं कि ये मास m है। जैसे इस वेज को कितना आगे ले जाएं सो दैट कि ये स्लाइड डाउन ना करे, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द 3 केसेस। अगर थीटा से ज्यादा हुआ है तो ब्लॉक भी ऊपर चला जाता है, कभी कभी ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा, और कब ये ब्लॉक इस वेज से आगे जाने पे लीव करेगा इस वेज को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सीडो फोर्स को ध्यान में रखना है। सीडो फोर्स वो फोर्स होता है जो हमें एप्लीकेबल होता है इन ऑर्डर टू, तभी एप्लीकेबल होता है कि जब हमें क्या करना हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हो। थैंक यू।